हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू अपने यूट्यूब चैनल हिंदी दर्शन में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि वो पढ़ना तो चाहती हैं लेकिन पढ़ नहीं पाती हैं। उनके पास मतलब ख़ास तौर से उनके लिए ज़्यादा दिक्कत है कि जिसकी शादी हो चुकी है, जिसके पास बच्चे भी हैं, तो उनके लिए टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। घर परिवार में बहुत सारे लोग रहते हैं, खाना बनाना, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा काम रहता है, तो टाइम नहीं मिल पाता है। और उनको 4 बातें भी सुननी पड़ती है कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगी। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो नहीं जानती हैं कि आप क्या कर सकते हो, ये सिर्फ आप जानते हो। तो अगर आप लोगों को कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, उनका मुंह बंद करना है, तो अपने हौसलों को कम मत होने दो। जैसा कि कहा भी जाता है कि सफलता संघर्ष की दासी होती है, तो वही अगर हम संघर्ष करेंगे तो एक न एक दिन सफलता हमारे कदम चूमेगी। और हमें किसी की बातों का ध्यान नहीं देना, इग्नोर करके, और अपना जो ध्यान है वो अपने लक्ष्य पे लगाना है। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने देखा था कि हम वर्णमाला पढ़ चुके थे, स्वर व्यंजन हो गया, और मैंने क्वेश्चन भी करवा दिया है जो प्रीवियस ईयर में पूछे ही जाते हैं और आए हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि हम वर्ड पढ़ चुके हैं, वर्ड के ही अंतर्गत स्वर व्यंजन है। इसके बाद हम शब्द पे चर्चा करेंगे कि शब्द क्या है। जैसा कि मैंने पहले बता भी दिया है कि जो सार्थक ध्वनियाँ हैं, जो एक सार्थक ध्वनि होती है वही है शब्द। मतलब जिस शब्द का एक सार्थक अर्थ निकले वही शब्द कहलाता है। तो हम देखते हैं कि जैसा कि शब्द है, शब्द है हमारा, शब्द है तो ये क्या है, एक सार्थक ध्वनि है, इसका एक अर्थ निकलता है, सार्थक ध्वनि, ना कि निरर्थक, सार्थक ध्वनि। इसके बाद शब्द, जैसे कि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर पीजीटी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि उत्पत्ति या स्रोत की दृष्टि से शब्द के भेद कितने हैं, और विकार की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। हम यहाँ ऐसे ही देख लें, विकार की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं। अगर पूछता है एग्जाम में विकार की दृष्टि से अगर पूछे तो हम देखते हैं कि 2 होते हैं। एक होता है विकारी, और दूसरा क्या होता है, अविकारी। अब हमें ये नहीं समझ आता कि विकारी क्या है और अविकारी क्या है। विकारी जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि विकार मतलब इसकी परिभाषा है कि जो शब्द लिंग, वचन, कारक आदि के कारण अपना रूप परिवर्तित कर लें वही क्या होते हैं, विकारी होते हैं। और अविकारी क्या होते हैं, जो शब्द लिंग, वचन आदि जो भी आए लेकिन अपना रूप परिवर्तित न करे, वैसे की वैसे रहें, तो उसे क्या कहते हैं, अविकारी कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि राम अच्छा है। अब यहाँ देख रहे हैं कि राम अच्छा है, मतलब राम से पता चल रहा है कि पुल्लिंग है, तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है, अच्छा विशेषण लग रहा है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे स्त्रीलिंग कर दे, जैसे कह दे सीता अच्छी है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं सीता क्या है, इसका लिंग क्या है, स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि विशेषण भी अपना रूप परिवर्तित कर ले रहा है, अच्छी हो जा रहा है। तो ये क्या है, विकारी शब्द है। विकारी शब्द में हम देखते हैं कि 4 आते हैं, विकारी और अविकारी में 4 आते हैं। कि कौन कौन से विकारी हैं, कौन से अविकारी हैं। हम विकारी में देखते हैं, पहला क्या है, विकारी में देखते हैं, पहला है संज्ञा। नंबर 2 है सर्वनाम।
सर्वनाम। नंबर 3 क्या है? विशेषण। विशेषण। और नंबर 4 क्या है? क्रिया। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा विकारी नहीं है, कौन सा विकारी नहीं है। तो इसमें से 3 दे देगा और 1 नहीं देगा। जैसे कि क्रिया विशेषण हमेशा दे देता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्रिया विशेषण मतलब क्रिया पढ़े रहते हैं तो एग्जामिनर जानता है कि बच्चे क्रिया पढ़े हैं और क्रिया विशेषण को विकारी समझ लेंगे, तो वो ऑप्शन जो है क्रिया विशेषण रख देता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्रिया विशेषण जो है विकारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अविकारी में क्या है? एक आता है क्रिया विशेषण, 4 इसमें भी होते हैं, इस बात का ख्याल रखना है। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। इसके बाद दूसरा क्या है? समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। इसके बाद तीसरा भी है, तीसरा है संबंध बोधक, संबंध बोधक, संबंध बोधक। और इसके बाद 4 हमारा आता है विस्मयादि बोधक, विस्मय, विस्मयादि, विस्मय और आदि, विस्मयादि, विस्मयादि बोधक, बोधक। ये हो गया। और इसी को हम क्या कहते हैं? अविकारी को ही अव्यय के नाम से जाना जाता है। अगर एग्जाम में पूछ ले कि निम्न में से कौन से अव्यय हैं, तो अव्यय इसी अविकारी को ही अव्यय कहा जाता है, चाहे इसे अविकारी कहो चाहे अव्यय कहो। अव्यय जो होता है वो भी अविकारी, अव्यय का जब प्रयोग करते हैं तो उसमें कोई विकार नहीं होता है। जैसे कि कहते हैं मैं भी खाना खाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, तो अगर यहाँ पे चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, लेकिन भी का कोई परिवर्तन नहीं होगा, भी ज्यों का त्यों रहेगा, तो भी क्या है? अव्यय है। इसके बाद हम देखते हैं, हमारा हो गया और विकार की दृष्टि से हो गया। और इसके बाद देखते हैं स्रोत या उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। स्रोत या उत्पत्ति की दृष्टि से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्रोत, विकारी, ये सब क्या है। स्रोत या उत्पत्ति की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से यहाँ दृष्टि से शब्द भेद, शब्द भेद। स्रोत या उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द भेद कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। ये बहुत ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है, पीजीटी में पूछा हुआ है। 4 होते हैं, 5 भी दे देता है, लेकिन वो गलत है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला तत्सम, तत्सम। दूसरा हो जाएगा तद्भव, तद्भव। तीसरा क्या हो जाएगा? तत्सम, तद्भव। और यहाँ पे क्या होगा? तत्सम, तद्भव। इसके बाद आ जाएगा देशज और विदेशज, देशज। और चौथा क्या है? विदेशज, विदेशज, देशज, विदेशज। एक आता होता है संकर। 5वां भी बहुत सारी किताबों में मिलता है, 5वां संकर शब्द। लेकिन संकर शब्द जो है वो स्रोत या उत्पत्ति की दृष्टि से उसका भेद नहीं माना जाता, क्योंकि संकर शब्द खुद ही 2 अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना होता है। जैसे कहते हैं कि रेलगाड़ी, अगर रेलगाड़ी कहते तो रेल अलग एक हिंदी भाषा का एक अलग शब्द है, रेल इंग्लिश का है और जो गाड़ी है वो हिंदी का है। मतलब संकर जो है उसकी उत्पत्ति नहीं हुई है, लेकिन इन सब की क्या होती है? उत्पत्ति होती है। जैसा कि हम तत्सम के बारे में भी जानते हैं, जो संस्कृत से सीधे आते हैं, जो संस्कृत से। इसमें क्या होता है? ये सारे जो तत्सम के जो शब्द होते हैं वो संस्कृत से ही सीधे आते हैं। तत्सम जो संस्कृत के समान हो वही क्या है? तत्सम है। जैसे यहाँ हम कह देते हैं चक्षु,
चक्षु। कुछ भी कहें, जहाँ पे संयुक्त व्यंजन रहता है वो अक्सर तत्सम शब्द माने जाते हैं। और तद्भव क्या है, जो संस्कृत से बिगड़ कर, संस्कृत से निकलकर अलग एक शब्द बना। जैसे चक्षु तो है, लेकिन इसको हम आम भाषा में आंख कहते हैं। चक्षु का मतलब आंख होता है, लेकिन जब इसको तद्भव में प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, आंख हो जाएगा। तो यही होता है तत्सम और तद्भव में भेद। ये जो होता है संस्कृत के जैसे ही होता है, संस्कृत के जैसे। और यहाँ पे क्या होता है, तद्भव जो उससे बदल कर रूप अपना परिवर्तित कर लेता है। यहाँ पे क्या है, देशज। देशज का मतलब क्षेत्रीय भाषाएं। जैसे कि हमारे आसपास बहुत सारी भाषाएं हैं जिनका प्रयोग साहित्य में नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो बोलचाल में बोली जाती हैं, तो वो देशज हैं। कई कवि हैं जो अपनी कविताओं में देशज भाषाओं का प्रयोग कर देते हैं। तो वही क्या होती है, जैसे कह देते हैं लोटा ओटा, लोटा कह दिए, कटोरा कह दिए। ये सारे जो शब्द हैं ये नहीं मिलते हैं, साहित्य में नहीं मिलते हैं। तो यही क्या है, देशज है। और विदेशज क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, विदेशज मतलब जो दूसरे देश से आए हुए हैं वही क्या होते हैं, विदेशज होते हैं। विदेशज में जैसे हो गए अरबी के कुछ शब्द हैं जो बोले जाते हैं। और फारसी हो जाते हैं, फारसी जो फ्रांस से आए हुए हैं। इसके बाद डच भी है इसमें, डच। पुर्तगाली भी बहुत पूछा जाता है, पुर्तगाली। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे शब्द जो हैं वो क्या है, विदेश से आए हुए हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्रोत या उत्पत्ति हो गया। व्युत्पत्ति की दृष्टि से यहाँ पे सिर्फ उत्पत्ति और व्युत्पत्ति में फर्क है, इस बात का ख्याल रखना है। यहाँ पे हम देखें कि जैसे उत्पत्ति कह रहे हैं, उत्पत्ति कहने से ता आ रहा है, और तद्भव तत्सम में भी ता से शुरुआत हो रही है। और आपको पता नहीं है कि उत्पत्ति की दृष्टि से पूछा, स्रोत की दृष्टि से पूछा, उत्पत्ति की दृष्टि से पूछा, और आप लगा के आगे रूढ़, योग रूढ़ और कौन सा, यौगिक। लेकिन हमें थोड़ा सा ट्रिक कर लेना है कि स्रोत और उत्पत्ति पूछ रहा, उसमें भी स्रोत में भी ता आ रहा है, और जो इसके प्रकार हैं उसमें भी ता है। मतलब ता से शुरू, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। इससे आपको कंफर्म रहेगा। तो हम देखते हैं किसकी दृष्टि से, व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से। व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से शब्द भेद, रचना की दृष्टि से शब्द भेद। व्युत्पत्ति या रचना कहते ही यहाँ पे के कितने भेद हैं, इसके 3 हो जाएंगे। उसके 4 थे, उत्पत्ति और स्रोत के 4 थे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से हैं। रूढ़ हो जाएगा पहला, रूढ़, और दूसरा क्या है हमारा, योग रूढ़ हो जाएगा, योग रूढ़। तीसरा क्या है हमारा, यौगिक है। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, लेकिन चीजें जब एग्जाम में आती हैं तो बहुत कठिन बन जाती हैं। तो हमें इसको एकदम सरल, जैसे सरल है ये, वैसे सरल तरीके से समझ लेते हैं। हम देखते हैं रूढ़। यहाँ पे देख रहे हैं रा से शुरुआत हो रही रचना की। अगर एग्जाम में पूछा रचना की दृष्टि से शब्द भेद कितने हैं, तो हमें अगर ये याद है तीनों, तो फिर समझ लेना है कि यही तीनों होंगे। रचना पूछा है, रा से रचना, और ये भी रूढ़ भी रा से शुरुआत हो रही है। अगर हम रूढ़, योग रूढ़, यौगिक याद किए हैं, तो हमें रचना की दृष्टि से पूछा तो यही तीनों माने जाएंगे, ना कि हम तद्भव और तत्सम मार के चले जाएंगे। तो हम देखते हैं रूढ़ क्या है। रूढ़ का मतलब जो रूढ़ हो गया हो कोई शब्द जो है, उसी को रूढ़ कहते हैं। जिसको खंड करने पे उसका कोई अर्थ ना निकले और एक साथ जब कर दे तो वो एक शब्द बन जाए, रूढ़ हो गया हो, जो प्रसिद्ध हो गया, वही रूढ़ होता है। जैसे हम कमल को कमल कह देते हैं, लेकिन इसको अगर तोड़ दे का, मा, ला, इसका कोई अस्तित्व नहीं है।
लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कमल जो है कमल फूल के लिए एक रूढ़ हो गया है, तो वही होता है रूढ़। योग रूढ़ का क्या है, योग रूढ़ का मतलब योग, जैसे हम कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं पंकज, पंकज पंकज कह दिए, तो ये क्या है योग रूढ़। पंक धन जा, यहाँ पे योग हुआ है, रूढ़ भी है और योग हुआ है, तो यही होता हमारा। जैसे पंक कह दिए, धन जा, यहाँ पे पंक का मतलब कीचड़ हो जाएगा, जा मतलब जन्म लेना, यहाँ पे क्या हो जाएगा कीचड़, और यहाँ पे हो जाएगा जन्म लेना जैसे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब कीचड़ में जो जन्म लेता है पंकज अर्थात कमल। तो जो योग रूढ़ है वो रूढ़ भी है, रूढ़ शब्द से मिलकर ही योग रूढ़ हो जाता है। और ये जो होता है योग रूढ़ बहुव्रीहि समास में ही होता है, जितने भी बहुव्रीहि समास है वो सारे क्या हैं, योग रूढ़ हैं। तो अगर हमें समास हमने पढ़ लिया है, तो फिर अगर उसमें पता है कि ये बहुव्रीहि समास है तो उसमें योग रूढ़ होगा। इसके बाद देखते हैं यौगिक। यौगिक शब्द क्या होता है, यौगिक जो है दो भाषाओं के मिलने से यौगिक बनता है। जैसे यहाँ पे कह दिए कि पाठशाला, पाठशाला, ये क्या हो गया पाठशाला, मतलब पाठ और शाला, यहाँ पे दो शब्द अलग अलग हैं और उन्हीं के मिलने से, उन्हीं के योग से ये क्या बन गया है पाठशाला। जैसे कह दिए कि धर्मशाला, धर्मशाला, तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये यौगिक कहलाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद वही हमने बता दिया था संज्ञा, जो अर्थ परिवर्तन की दृष्टि से कितने प्रकार के होते हैं, तो वो दो होते हैं, विकारी और आविकारी। हम आज थोड़ा सा संज्ञा के बारे में देख लेते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा, जैसा कि संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहा जाता है, तो उसका मतलब नेम होता है। संज्ञा का अर्थ भी वही हिंदी में है कि नेम, मतलब कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे देखते हैं कि कोई व्यक्ति है राम, ये क्या है एक नाम है, तो ये क्या हो गई संज्ञा हो गई। और जैसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थान जैसे कह दिए कि दिल्ली, दिल्ली, तो ये क्या हो गया, ये भी संज्ञा हो गई। किसी वस्तु का नाम है, जैसे कह दिए कि दरवाजा, तो ये क्या हो गया, ये भी संज्ञा है। और किसी अवस्था मतलब भाव का नाम भी संज्ञा कहलाता है, तो जैसे हम कह दिए कि बुढ़ापा, ये अवस्था है ना, तो ये भी क्या है एक संज्ञा ही है। इसके बाद हम देखते हैं संज्ञा, समझ में आ गया होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं, मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को, नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के कितने भेद हैं, ये हमें बहुत कंफ्यूज करता है। कहीं पर 3 माना जाता है और कहीं पर 5 माना जाता है। तो संज्ञा के कितने भेद हैं, अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम माने तो संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं। लेकिन अगर जो पहले की पुरानी परंपरा चली आ रही है उसके आधार पे अगर माने तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। मतलब एनसीईआरटी के आधार पर 3 प्रकार की होती है, और अगर पहले की जो परंपरा है वो क्या है 5 मानती है। तो हम देखते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के यहाँ मैंने बताया कि 3 हो गए और कहीं 5 मिलता है। तो पहला कौन सा है, पहली संज्ञा का नाम है क्या, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। और दूसरी कौन सी संज्ञा है, दूसरी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तीसरी क्या है, तीसरी हो जाएगी हमारी भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। यही 3 जो है मेन होती है जो एनसीईआरटी मानता है।
लेकिन अगर जो दो और हैं जो 5 मानी जाती, वो चौथी एक है द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, और 5वीं जो है वो द्रव्यवाचक संज्ञा 5वीं क्या है, एक मिनट, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक संज्ञा। थोड़ा सा स्किप हो जाता है, समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। हमें ये नहीं समझ आता कि जातिवाचक संज्ञा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, भाववाचक संज्ञा, द्रव्य और समूह, इन सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है जो हमें समझ नहीं आता और क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। जाति का मतलब जानते हैं कि एक प्रजाति, मतलब जिस शब्द से किसी एक ही प्रजाति का बोध हो वो क्या है, हमारी जातिवाचक संज्ञा है। जैसे एक ही प्रजाति, यहाँ शॉर्ट में ही लिख लेते हैं, एक प्रजाति का बोध, एक प्रजाति का बोध, एक प्रजाति का बोध। तो यहाँ पे क्या है, एक ही प्रजाति का बोध हो रहा है। जैसे देखते हैं, जैसे हम कह दिए कि नदी, अब नदी कहने से एक ही नदी तो नहीं है ना, नदी कहने से बहुत सारी नदियों का बोध हो रहा है। जैसे नर्मदा नदी हो गई, गंगा हो गई, यमुना हो गई, सारी नदियों का बोध हो रहा है, सिंधु हो गई। तो नदी के कहने से बहुत सारी नदियों का बोध हो रहा है, मतलब एक ही प्रजाति का बोध हो रहा है कई सारी नदियों का। और जैसे हम कहते हैं कि पर्वत, पर्वत कह दिए, तो पर्वत कहने से बहुत सारे पर्वत का, विंध्य पर्वत हो गया, हिमालय पर्वत हो गया, अलास्का हो गया, ये सारे पर्वत का बोध हो रहा है। तो ये क्या है, हमारा जातिवाचक संज्ञा है। और व्यक्तिवाचक देखते हैं, व्यक्ति का मतलब क्या है, एक व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष, व्यक्ति विशेष, मतलब वहाँ व्यक्ति विशेष में क्या है, जब एक ही व्यक्ति के बारे, एक ऐसा शब्द जिससे एक ही व्यक्ति का बोध हो, वही क्या है, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे हम कह देते हैं कि मोहन, जैसे कह दिए कि मोहन, या फिर कह दिए कि गंगा, या फिर कह दिए कि हिमालय। यहाँ क्या था, नदी से बहुत सारी नदियों का बोध हो रहा है, लेकिन यहाँ पे गंगा कहने से तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारी गंगा का बोध हो रहा है, एक ही गंगा है ना, एक ही हिमालय है। मोहन एक लड़का है, मोहन दूसरे लड़के का नाम हो सकता है, लेकिन जो मोहन है वो उसकी सारी विशेषताएं दूसरे से नहीं मिल सकती। तो यहाँ व्यक्ति विशेष की बात की जाती है हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। गंगा, हिमालय, ये सारा क्या है, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। इसके बाद भाव में क्या आ जाता है, यहाँ पे किसी ऐसा शब्द जिससे किसी की स्थिति, दोष, गुण आदि का बोध हो, वही क्या है, हमारा भाववाचक संज्ञा है। यहाँ देखते हैं कि भाववाचक जैसे किसी के गुण दोष हो गया, गुण दोष, या फिर अवस्था कर लेते हैं, अवस्था, इन सब का बोध हो, तो वही क्या, भाव, भाव का मतलब कि जिससे हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हों, वही हमारा क्या होता है, भाववाचक। यहाँ पे जैसे कर लेते हैं बुढ़ापा, बुढ़ापा, बुढ़ापा कर लिए, और इसके बाद हम देखते हैं जैसे कह देते हैं कि मुझसे चला नहीं जाता, या फिर बहुत गर्म है, गर्म कर दिए, गर्म क्या है, गुण दोष है ना उसका, कि गर्म है, सर्दी, सर्द है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, यहाँ भाववाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा में देखते हैं कि नाप तौल, मतलब ऐसा शब्द जिससे हमें उसके नाप तौल का बोध हो लेकिन गिना नहीं जा सकता है, तो उसे क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। माप तौल का, माप तौल का बोध है। जैसे हम लेते हैं चीनी, शक्कर, चीनी को गिन सकते हैं क्या, छोटी छोटी जरूर होती, चाहे तो गिन ले, लेकिन हमें आम जो अभी चल रहा है जैसा सिस्टम है कि वो किलो के हिसाब से दी जाती है, तो मतलब उसको गिना नहीं जा सकता।
उसको माप तोल कर ही दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर दे दे कि चीनी, चीनी कैसी संज्ञा है, पूछ ले किस प्रकार की संज्ञा है, तो आप लोगों को समझ जाना है कि चीनी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे हो गया घी, घी हो गया, तेल हो गया, ये सारी चीजें क्या हैं, ये माप तौल की चीजें हैं, इनको हम गिन नहीं सकते हैं। इसके बाद क्या है, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या है, ऐसा शब्द जिससे किसी के समूह का बोध हो, ऐसा कोई शब्द हो जिससे समूह का बोध हो, बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, ऐसा कुछ बोध हो, शब्द की बात हो रही है, तो फिर उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हम देखते हैं गुच्छा। अब गुच्छा बोलने से ऐसा तो है नहीं कि फूलों का गुच्छा कह रहे हैं तो गुच्छा सिर्फ एक ही फूल होगा, ऐसा तो है नहीं। तो फिर गुच्छा कहने से हमें ऐसा बोध हो रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे फूलों का गुच्छा, लताओं का गुच्छा है, तो यहाँ पे एक समूह का बोध हो रहा है, इसलिए ये क्या है, समूहवाचक है। जैसे हम कह दिए कि सेना। अब सेना कहने से सिर्फ एक जो आर्मी वगैरह में होते हैं, एक आर्मी वाले से तो सेना बनती नहीं है। सेना कहने का मतलब है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो वही जो है क्या है, सेना। सेना से एक समूह का बोध हो रहा है। जैसे हम और भी देख लेते हैं कि क्या होता है, झुंड कर दिए, झुंड या जत्था भी कह देते हैं। झुंड से भी वही समूह का बोध हो रहा है, तो ये क्या हो जाता है, हमारा समूहवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा मैंने देख लिया, हम लोगों ने एक प्रजाति का बोध होता है, जैसे नदी पर्वत वगैरह हो गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, तो व्यक्ति विशेष, एक ही व्यक्ति की बात की जाए, उसके समान और कोई नहीं है, तो क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक। भाव में क्या होता है, हमारी भावनाएं जुड़ी रहती है, गुण दोष वगैरह अवस्था की बात होती है, तो भाव हो गया। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है, द्रव्य, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि माप तौल की चीजें होंगी, तो जिस शब्द से माप तौल का बोध हो लेकिन उसे गिना ना जा सके, उसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। और समूहवाचक संज्ञा क्या है, समूह, जिस शब्द से समूह का बोध हो वही समूहवाचक संज्ञा है। गुच्छा, सेना, झुंड, पुलिस, ये सारी चीजें, मेला हो गया, सभा हो गया, ये सारी चीजें, ये सारे शब्द जो हैं समूहवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञाएं जो होती हैं वो नित्य रहती हैं। नित्य का मतलब कि शाश्वत रहती हैं। जैसे कि हमारा यहाँ नदी पर्वत, ये कभी नहीं खत्म होने वाला है, लेकिन जो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती हैं वो क्या होती हैं, अनित्य होती हैं। यहाँ पे देखते हैं जैसे गंगा, कोई भी नदी है, कुछ भी है, तो वो सूख जाता है, लेकिन और यहाँ नदी से बहुत सारी नदियों का बोध हो रहा है, ऐसा है नहीं कि नदी का ही अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो जातिवाचक संज्ञाएं हमेशा रहती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो है नाशवान रहती हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग मुझे कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे बहुत ही प्रोत्साहन मिले और मैं इसी तरह आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। धन्यवाद दोस्तों।